नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस प्री जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा 7वां वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज के 6 वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको पीसीएस मॉक टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर एक क्रम से लगे हुए हैं, वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुल 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि वास्तविक परीक्षा के तरह के ही प्रश्न होते हैं और इसे बहुत गंभीरता से आपको लेने की जरूरत है। एक पेज ले लीजिए, उस पे 1 से 30 तक नंबरिंग कर लीजिए और अपने उत्तर को उस पे लिखते हुए चलिए। कितना आपने सही किया, एक प्रश्न का 1 नंबर मिलना है, और अगर एक प्रश्न आपने गलत कर दिया तो 1/3 नंबर आपका कटेगा। इस हिसाब से कैलकुलेशन करके अंत में मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कुल कितने सही किए हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमने अर्धवार्षिक मैगजीन लॉन्च की थी अभी पिछले दिनों में। अगस्त और सितंबर के लिए भी हमने जो है मैगजीन लॉन्च की है, तो उन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में गुप्तकालीन अधिकारी हैं और सूची 2 में उनके विभाग दिए गए हैं। तो महाबलाधिकृत, दंडपाशिक, महादंडनायक, विनय स्थिति संस्थापक, न्यायाधीश, शिक्षा अधिकारी, सेना का सेनापति और पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी सुमेलित करना है। तो देखिए महाबलाधिकृत ये जो था ये तो था सेना का सेनापति। तो ए का 3, अगर ए के 3 को हम देखें तो डी में नहीं है और ए में है, तो बी और सी ऑप्शन में से कोई इसका उत्तर होगा। दंडपाशिक की अगर हम बात करें तो ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। तो बी सी में अगर हम देखें तो बी का 4 केवल सी में है और इसलिए यही जो है हमारा उत्तर है सी का 1, यानी ये महादंडनायक जो था ये न्यायाधीश था, और डी का 2 ये विनय स्थिति संस्थापक ये शिक्षा अधिकारी था। आइए देख लें। तो महाबलाधिकृत सेना का सेनापति, महादंडनायक न्यायाधीश और विनय स्थिति संस्थापक ये शिक्षा का अधिकारी था। ठीक है, और दंडपाशिक यहां पे पुलिस विभाग का। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संप्रदाय और संस्थापक। चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा बाकी बिल्लाह, सुहावर्दी संप्रदाय, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, नक्शबंदी, शाह अब्दुल सत्तारी। उपयुक्त में से कौन सा सी युग्म सही सुमेलित हैं? तो निश्चित रूप से इसमें से कोई सुमेलित नहीं है, तो दूसरे का हमारा उत्तर है डी। आइए देखिए। तो संप्रदाय और उसके संस्थापक, तो चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, कादरी संप्रदाय अब्दुल कादिर जिलानी, सोहरावर्दी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, फिरदौसी संप्रदाय बदरुद्दीन, नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाल और सत्तारी शाह अब्दुल सत्तारी। ठीक है, अगला। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आधुनिक भारत का इतिहास। एक अधिनियम के रूप में रोलेट विधेयक का पास होना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, देसाई लिकायत समझौता, सांप्रदायिक पंचाट निर्णय। ABCD, तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा? देखिए सबसे पहले तो एक अधिनियम के रूप में रोलेट विधेयक का पास होना, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन होना, और इसके बहुत बाद 1932 में जो है गोलमेज सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक पंचाट ठीक है, और देसाई लिकायत समझौता, ये तो 45 के आसपास हुआ। ठीक है, तो ए बी और डी सी यानी सी इसका उत्तर है। आइए देखें। तो प्रश्न में दी हुई घटनाओं का कालानुक्रम इस प्रकार है। घटना तो मार्च 1919 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1919 में, सांप्रदायिक पंचाट
1932 और देसी लिकायत समझौता 1945। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब गांधी युग अपने चरम पर था और महात्मा गांधी अपने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से भारतीयों की दास्ता की बेड़ियां काटने का प्रयास कर रहे थे, इस समय अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड व उसके प्रत्युत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र के वक्तव्य आए थे। देखिए, क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? ब्रेल्सफोर्ड ने यह बात कहा। ठीक है, ब्रिटेन के सम्राट की बात कह रहा है वो। दूसरा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता, स्टेट्समैन ने कहा। यह खिल्ली उड़ाई गई थी, ब्रेल्सफोर्ड ये खिल्ली उड़ा रहा था और उस खिल्ली का जवाब जो है स्टेट्समैन ने दिया था। अभी इसी से रिलेटेड एक प्रश्न जो है आरओ में पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये खिल्ली उड़ा रहा था, इसका इन्होंने जवाब दिया कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। अंग्रेजी समाचार ब्रेल्सफोर्ड द्वारा दिया गया उपयुक्त कथन तथा उसके प्रत्युत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र की गई टिप्पणी को आप गांधी जी के किस आंदोलन से संबद्ध करेंगे? ये कब कहा गया, किस आंदोलन के दौरान कहा गया? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ऐतिहासिक दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन। तो निश्चित रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है, तो ऐतिहासिक दांडी मार्च, सी इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। 6 अप्रैल को 1930 को दांडी में नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, और ये आगे बढ़ते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये देश के सर्वाधिक महत्व वाले वन हैं जो हिमालय के गिरिपद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उत्तराखंड राज्यों में है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? डेल्टाई वन, तो वन और उसकी विशेषता की बात यहाँ पे जो है की जा रही है। डेल्टाई वन शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधी पतझड़ वाले मानसूनी वन, इसमें से बताना है। तो देखिए डी इसका उत्तर है, उष्ण कटिबंधी पतझड़ वाले मानसूनी वन। तो इस प्रकार के वन भारतीय क्षेत्र में बहुतायत में मिलते हैं। इन वनों की विशेषता यह है कि ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसी कारण इन्हें पतझड़ वन या मानसूनी वन कहा जाता है। और इन वनों की लकड़ी काफी मजबूत होने के साथ साथ टिकाऊ होती है। साल, सागौन, आम, साखू, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ तथा हल्दू के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। अगला, नाभिकीय संयंत्र केंद्रों का उनके राज्य के साथ कौन सा सुमेलन सही है? तारापुर नाभिकीय संयंत्र राजस्थान, केगा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश, काकरापार नाभिकीय संयंत्र गुजरात, नरौरा नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र। ठीक है, तो राज्यों के साथ नाभिकीय संयंत्र केंद्रों का उनके राज्यों के साथ कौन सा सुमेलन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस 4 में से कोई एक ही सही है और वो है सी, काकरापार नाभिकीय संयंत्र गुजरात में है। ठीक है, आइए देखें। तो तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहां पे है? महाराष्ट्र में है, यहां राजस्थान दिया है। केगा नाभिकीय संयंत्र कहां है? कर्नाटक में है और यहां पे उत्तर प्रदेश दिया गया है। काकरापार नाभिकीय संयंत्र गुजरात में है, ये सुमेलन ठीक है। और नरोरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में है और यहां पे कहां दिया गया है? महाराष्ट्र में दिया गया है। ठीक है, कोटा रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में है, तो सी सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? महासागर का ऐसा क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो थर्मोक्लाइन कहलाता है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का योगदान सर्वाधिक है और 2% से भी अधिक लवणता दर्शाने वाली ग्रेट साल्ट झील तुर्की में स्थित है। तो 7 का उत्तर बताना है। और क्या पूछा जा रहा है? सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो इसमें से केवल बी सत्य कथन है कि सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का योगदान सर्वाधिक है।
आइए देखें। तो सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों का अनुपात सागरीय लवणता के रूप में जाना जाता है। तो महासागर का ऐसा क्षेत्र जहां बढ़ती गहराई के साथ लवणता का भी बढ़ना पाया जाता है, थर्मोक्लाइन न कहलाकर हेलोक्लाइन कहलाता है। ठीक है, और यह कथन 2 सही है। तीसरा, ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसकी लवणता 220% है, लेकिन सर्वाधिक लवणता तुर्की के वान झील में पाई जाती है और यह 330% है। तब 3 गलत है, तो इसमें से केवल B सही है। अगला, पवन चक्कियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, थाईलैंड। ABCD। तो इसका उत्तर है नीदरलैंड। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें कि या तो आपको आता है और या तो आपको नहीं आता है, दिमाग इसमें नहीं लगाया जा सकता। तो 8 का उत्तर है C, नीदरलैंड। तो विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, विश्व की छत पामीर का पठार, 1000 झीलों का देश फिनलैंड, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका, अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयरस, श्वेत हाथियों की भूमि थाईलैंड, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील, यूरोप की तेल की राजधानी एबरडीन और प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया। ठीक है, अगला, अभी तक भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 1 बार भी नहीं। ABCD। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है 1 बार। 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसी को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और इसीलिए जो प्रस्तावना है संविधान की उसे एक नाम से और जाना जाता है, उद्देशिका के नाम से। ठीक है, और संविधान की आत्मा इसको कहा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एक बार इसमें संशोधन हुआ है और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। एक तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ठीक है, अगला, कौन सा एक कथन लोकसभा के विषय में सही नहीं है? लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, तो सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1951 की जनगणना पर आधारित है जो 2026 तक यथावत रहेगा। संविधान के 31वें संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो अब इसकी बात जो है हो रही है। इसमें से देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1951 से नहीं हुआ है, बल्कि ये 71 का मामला है। ये गलत है, बाकी सारी जो है इसमें चीजें सही हैं। ठीक है, तो आइए देखें। तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 है, न कि 1951, और इसे 2026 तक यथावत रखा गया। मामला यह था कि उत्तर भारतीय राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है। देश की जो सरकार है वो ये मान रही है कि जनसंख्या नियंत्रण अच्छी स्थिति है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण यानी अच्छा वर्क उन्होंने किया, जनसंख्या नियंत्रित किया दक्षिण के राज्यों ने, तो उन्हें क्या हो गया कि उन्हें पॉलिटिकल रूप से कमजोर कर दिया गया। अगर सीटें जनसंख्या के हिसाब से होंगी तो उन्होंने तो जनसंख्या बढ़ाया नहीं, उत्तर भारत में काफी जनसंख्या बढ़ी, तो उत्तर भारत के पास जो है बहुत सारी लोकसभा में सीटें आ जाएंगी और उनके पास कम चली जाएंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको लगातार बढ़ाया जा रहा है, जबकि अब एकदम चर्चा हो रही है कि फिर से निर्धारित करने की जरूरत है लोकसभा के सदस्य संख्या को, क्योंकि एक एक सांसद के नीचे आप देखिए तो कितना बड़ा क्षेत्र है, मतलब 2-2 हजार गांव, 10-10 मार्केट, जिला मुख्यालय और कितना बड़ा एरिया एक सांसद के जिम्मे है। ठीक है, तो सी इसका उत्तर है, जैसा कि हमने जो है कहा। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहला,
बीमा कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का पता लगाइए। तो ये दोनों गलत हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखा जाए। तो क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी अधिनियम 1992 के अंतर्गत निर्मित सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विनियमन 1999 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये और बैंकिंग कंपनियों का नियमन IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम 1999 की धारा 14 के द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA नामक एक स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। ABCD और इसका उत्तर है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यानी 10 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, पता चला 2 लोगों को आपने हटा भी लिया तो काम पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसको ही छुपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो C इसका उत्तर है और जो बात मैंने बताई वो है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? गेहूं भूरा कीट, ब्लैक रस्ट, आलू झुलसा, तिल फाइलोडी और धान उखटा। तो फसल और रोग इससे पूछा जा रहा है। और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो धान में उखटा रोग नहीं लगता, धान में उखटा रोग नहीं लगता। ठीक है, ये चना मटर अरहर में लगता है, अरहर में तो सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है, तो प्रमुख फसल और उनसे संबंधित रोग यहां पर देख सकते हैं। अगला विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 नवंबर, 10 जुलाई, 5 दिसंबर, 3 दिसंबर। ABCD। तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 14 का हमारा C उत्तर है। तो प्रमुख दिवस यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अगला निम्नलिखित स्वतंत्र कथनों पर विचार कीजिए। एक खाद्य श्रृंखला जिसमें उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता व अपघटक डिकम्पोजर सम्मिलित हैं में प्राथमिक उपभोक्ता सर्वाधिक संख्या में होते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जंतुओं में सर्वाधिक संख्या पक्षियों की है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो उत्पादक अधिक होना चाहिए, उपभोक्ता अधिक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और यहां पे पक्षियों की नहीं कीटों की, तो 15 का D। आइए देखें, तो उपयुक्त दोनों कथन गलत है। चाहे जो भी खाद्य श्रृंखला उसमें उत्पादक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं और पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जंतुओं में सर्वाधिक संख्या कीटों की है जो संपूर्ण जातियों के 70% से भी अधिक है। अगला 16, यह ऐसी पारस्परिक प्रक्रिया है जिससे एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न हानि होती है और न ही लाभ होता है, अर्थात अप्रभावी रहती है। परितंत्र इकोसिस्टम में विभिन्न जातियों की पारस्परिक क्रिया के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी किससे संबंधित है? परजीविता, सहभोजिता, सहोपकारिता, अंतरजातीय परजीविता। ABCD। सहभोजिता इसका उत्तर है। ठीक है, यहां पर जो है आप देखें तो परजीविता यानी एक जाति को लाभ और दूसरी को हानि होती है। सहभोजिता यानी एक जाति लाभान्वित होती है परंतु दूसरी अप्रभावित रहती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जैसे समझने के लिए एक ये कि बहुत से गांव में जो है कुत्ते ऐसे घूमते रहते हैं गलियों में, तो लोग खाना खाते हैं, जो बच जाता है उनको डाल देते हैं। तो इससे मनुष्य को भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो कुत्ता खाना खाता है उससे लाभ हो जाता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारी चीजें, घरों में बिल्लियां घूमती रहती हैं, हालांकि कभी कभी वो बड़ा नुकसान कर देते हैं, लेकिन इन जनरल वो भी जो है जी खा रही हैं उसी में और उससे मनुष्य को कोई बहुत परेशानी है नहीं। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अगला
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा 1976, स्वतंत्र भारत की पहली सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 1951, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 2011। इनमें से कौन सा युग्म सही है? केवल युग्म 1, युग्म 2, युग्म 3, कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए, केवल एक युग्म है। भारत की पहली जनसंख्या नीति 1976, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी, जिसकी शुरुआत 29 जून 2011 को त्रिपुरा के संखोला से हुई और भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में की गई, ठीक है। अगला, बेकर प्रजनन वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? बेकर फर्टिलिटी कर्व, शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर, प्रजनन तथा आर्थिक विकास, लिंगानुपात तथा प्रजनन, जनसंख्या घनत्व तथा बेरोजगारी। जल्दी से बताइए। इसका उत्तर है बी, प्रजनन तथा आर्थिक विकास को ये वक्र जो है दर्शाता है, ठीक है। तो बेकर प्रजनन वक्र जो अंग्रेजी अक्षर के यू के उल्टे आकार की तरह होता है, यह प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक संगठन सर्वाधिक है? प्रोटीन, फास्फोलिपिड, आरएनए, डीएनए, एबीसीडी। तो इसका जो है उत्तर है ए, प्रोटीन इसमें सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो यहां पूरा जो है डिटेल यहां इसका लिखा हुआ है, आप जो है देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। कठिन परिश्रम करने वाली स्त्री को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2100 कैलोरी, 2500 कैलोरी, 1000 कैलोरी और 3000 कैलोरी। तो डी इसका उत्तर है, 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहां पे चार्ट है, ठीक है। कार्य क्षमता स्तर पुरुष और स्त्री, तो कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को 3600 कैलोरी और स्त्री को 3000, साधारण काम करने वाले पुरुष को 3000, स्त्री को 2500, ऐसे है। और संतुलित आहार तालिका यहाँ पर भोज्य पदार्थ स्त्री पुरुष, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। इसका उत्तर हमारा डी था। आगे बढ़ते हैं। आपका एक मित्र जो पास रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। आप उसे किस प्रकार के लेंस लगे चश्मे का उपयोग करने का सुझाव देंगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, वर्तुलाकार लेंस। तो अवतल लेंस इसका उत्तर है बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके गांव में जादू दिखाने आया कोई जादूगर एक विशिष्ट तत्व को धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए खुले वातावरण में बिना किसी आग के संपर्क के जला देता है। आप जानते हैं कि वह जादूगर लोगों को मूर्ख बना रहा है, क्योंकि इसके पीछे कोई धार्मिक मान्यता काम नहीं कर रही है। यह विशिष्ट तत्व कौन सा है? सोडियम, गोल्ड, लिथियम, कॉपर। तो इसका उत्तर है सोडियम। ये सोडियम है, 22 का ए, ठीक है। तो सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील है। यह इतनी अधिक अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो ए इसका उत्तर है। आगे, हाल ही में 18 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2019 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार इस बार किसको प्रदान किया जाएगा? प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर सुदमनाचार्य, डॉक्टर बलदेवानंद सागर और डॉक्टर चांद किरण सलूजा। तो उत्तर यही है, डॉक्टर चांद किरण सलूजा। 23 का उत्तर डी है, ठीक है। तो विश्व भारती पुरस्कार डॉक्टर चांद किरण सलूजा नई दिल्ली, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, महर्षि व्यास पुरस्कार सुदमनाचार्य वाराणसी और महर्षि नारद पुरस्कार डॉक्टर बलदेवानंद सागर। आगे बढ़ते हैं। कथन ए तथा कारण। उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है, निश्चित रूप से है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो ये दोनों वाक्य तो सही लग रहे हैं, लेकिन ये कारण और व्याख्या से मिला जुला नहीं है। तो 24 का हमारा जो उत्तर है वो है बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो उत्तर हमारा इसका है बी। सी पे लग गया था निशान। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये सही है। ठीक है, इसके बारे में यहां पे लिखा हुआ। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और सूची 2 में संबंधित क्षेत्र है। तो विकास भट्टाचार्य, वनश्री राव, बाल मुरली कृष्ण, मंदाकिनी आप्टे, चित्रकार, नृत्य, कंठ संगीत, समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व। तो देखिए ये पहले से ही सुमेलित हैं। तो विकास भट्टाचार्य कलकत्ता चित्रकार, वनश्री राव नृत्य, बाल मुरली कृष्ण कंठ साहित्य और मंदाकिनी आप्टे समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व। तो ए इसका उत्तर है। और जैसा कि हमने देखा, इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण व्यक्ति व संबंधित क्षेत्र ये देख सकते हैं। अगला, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1939, 1946, 1948, 1978। ए बी सी डी। तो 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। ए इसका उत्तर है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपकरण और वो क्या है, क्या कार्य है उसका? हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी, पिनाक रॉकेट, बराक 8 लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इनमें से कौन सा से युग्म सही हैं? तो इसमें से पिनाक, पिनाक यानी भगवान शिव जी का धनुष। तो ये तो रॉकेट है। ठीक है, और यही सुमेलित है। तो 2 ही सुमेलित है और इसलिए 27 का उत्तर है बी। आइए देखें। तो हेलिना भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। पिनाक भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है और बराक 8 डीआरडीओ व इजराइल के सहयोग से विकसित सरफेस टू एयर मिसाइल है। अतः युग्म 2 सही है। ठीक है, तो 20 का उत्तर है। रक्षा उपकरण एक नजर में उपकरण किस देश में विकसित है और वो क्या है, यहां पे दिया है, आप देख सकते हैं। अगला, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनमें से उस खिलाड़ी का चयन कीजिए जिसे इस बार यानी 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, रानी रामपाल, तजिंदर पाल सिंह तूर। तो इसका उत्तर है डी, तजिंदर पाल सिंह तूर। ठीक है, आइए देखें। तो 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस बार कुल 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, जिनके नाम हैं रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन टी थंगावेलु पैरा एथलीट्स, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती और रानी रामपाल हॉकी। तजिंदर पाल सिंह तूर जो कि एक एथलेटिक्स हैं, उन्हें 2019 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था और उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों की क्षमता वाला मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में है? ए बी सी डी। ये करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है। तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है। ए इसका उत्तर है और इसका आधिकारिक नाम ध्यान रखिए, सरदार पटेल स्टेडियम है। और ये जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम है। ठीक है, और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम यहीं पर किया गया। हाउडी मोडी हुआ अमेरिका में, उसके बाद यहाँ नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ, तो उससे भी जुड़ा हुआ ये है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बंदरगाह और बदला गया नाम। कांडला पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, पीओ चिदम्बरनार पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, कामराज पोर्ट। ठीक है,
तो यहां पर कांडला पोर्ट का नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है और कोलकाता पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। तो ए का 3 और बी का 1, तो ए का 3 और बी का 1, सी इसका उत्तर है। ठीक है, तो सी का 2 ये और डी का 4 ये। ठीक है, ये इसका उत्तर है जैसा कि आप देख सकते हैं, सी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं इसी तरह की अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।